ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस। ओडिशा के मयूरभंज के गर्ल्स स्कूल में क्यों फूटा कोरोना बम और कोरोना राहत के नाम पर इमरान खान की सरकार ने कैसे की 40 बिलियन की धांधली। कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना महामारी। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते कहर को देखते हुए राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से घबराए दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ओमिक्रॉन पर आज होने वाली राष्ट्रीय कोरोना वायरस कमांड काउंसिल यानी एनसीसीसी की बैठक शनिवार को बुला ली है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए रामाफोसा सख्त लॉकडाउन की घोषणा भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में वुहान वायरस फैलाने वाले चीन में कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चीन के 3 शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन के सबसे प्रमुख शहर शंघाई में कोरोना की दहशत से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए करीब 500 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। पूरी दुनिया के हुक्मरान कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अपने लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस से निपटने की जगह करप्शन में डूबे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि कोरोना के लिए इमरान खान ने जिस राहत पैकेज का ऐलान किया था उसमें फर्जी दस्तावेज के जरिए 40 बिलियन की धांधली हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार 29 नवंबर को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एलजी खुद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित देशों से सभी तरह की उड़ानें बंद करने की गुजारिश की है। 11 दिन बाद दिल्ली में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले ही किसी भी तरह के समारोह में शामिल हो सकेंगे। दुकान, मॉल, थिएटर में सर्विस देने वालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज के साथ महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर 72 घंटे पुराने RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी हो गया है। डेल्टा वेरिएंट के कहर को देखते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बीएमसी के हाथ पांव अभी से फूलने लगे हैं। बीएमसी के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और टास्क फोर्स के साथ बैठक कर बीते 15 दिनों में मुंबई आए सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जानकारी मांगी है। बीएमसी ने एयरपोर्ट पर सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाकर दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। ओडिशा के एक जनजातीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित आदिवासी गर्ल्स स्कूल की 26 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। चमकपुर आदिवासी आवासीय गर्ल्स स्कूल की कोरोना संक्रमित सभी 26 छात्राओं को स्कूल परिसर में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पूरी दुनिया में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से भारत में अफरा तफरी मची हुई है। दक्षिण अफ्रीका में कहर बनकर टूटे ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए सरकार दक्षिण अफ्रीका से आए सभी लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ओमिक्रॉन वायरस का पता लगाने में जुटी है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 8,318 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना से 465 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर ठगी कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले 9 लोग स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार का मास्टरमाइंड कमलकांत सिन्हा बिहार के नालंदा का रहने वाला है। संगठित तरीके से काम करने वाला गिरोह के सदस्य ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवरी का भरोसा देकर खाते में रुपए जमा होते ही फरार हो जाते थे। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। कल शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम भी हो सकते हैं शामिल। आरएसएस प्रमुख के अखंड भारत वाले बयान पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची। किसानों और केंद्र सरकार के बीच जल्द खत्म हो सकती है तकरार। देश की सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। पीएम नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। पीएम का यह खास कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये मन की बात कार्यक्रम का 83वां एपिसोड होगा। पीएम का ये रेडियो कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। सत्र से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें विपक्ष किसानों को मुआवजा, MSP और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग कर सकता है। तो वहीं सरकार सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की जानकारी विपक्ष को देगा। इस सर्वदलीय बैठक के बाद दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसके बाद शाम 4 बजे एनडीए की भी अहम बैठक होने जा रही है। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज शाम 4:30 बजे सदन के सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा होगी।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर अखंड भारत का जिक्र किया है। भागवत ने कहा, हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनाना ही होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदू और भारत अलग नहीं हो सकते। भागवत ने कहा है कि खुद को हिंदू मानने वालों की पहले ताकत कम हुई और फिर संख्या कम हुई, इसलिए देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान भारत में नहीं रहा। आरएसएस प्रमुख के बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। उसके विदेश कार्यालय ने एक बयान जारी कर भागवत के बयान की निंदा की। पाकिस्तान ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब आरएसएस प्रमुख ने भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। पाकिस्तान ने भागवत के बयान को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा कहा है। मुंबई हमले की 13वीं बरसी पर अमेरिका ने पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगाई है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, 26/11 आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा देने में काफी देरी हो रही है। पाकिस्तान अपने यहाँ बैठे लश्कर तैयबा के आतंकियों को जल्द से जल्द सजा दे जो 2008 हमले के दोषी हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच जल्द सुलह के आसार हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ऐलान के बाद किसानों के रुख को देखकर कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं एमएसपी पर कमेटी बनाने का भरोसा भी दिया। इसके बाद किसानों ने संसद कूच का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। कहा, सरकार का रुख देखकर 4 दिसंबर को अगली रणनीति बनाएंगे। योग गुरु रामदेव ने कहा कि किसानों को अब अपने आंदोलन की पूर्ण आहुति करनी चाहिए। अब उनके गांव में शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली, पानी, सड़क को लेकर सरकार के साथ संवाद करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि पीएम की नीयत अच्छी है, वह अच्छा नेतृत्व देना चाहते हैं। एमएसपी पर कानून बड़ा गंभीर विषय है, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। भारत सरकार ने देश के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के जरिए वैक्सीन और अन्य दवाइयों की सप्लाई का फैसला किया है। कल जम्मू कश्मीर में इसका ट्रायल भी किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पाकिस्तान अपने ड्रोन का इस्तेमाल हथियार गिराने के लिए करता है, लेकिन भारत अपने ड्रोन का इस्तेमाल मानवता की सेवा के लिए करता है। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच विधानसभा सीटों के बंटवारे पर हो सकती है फाइनल बात। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कैंपेन सॉन्ग को लेकर छिड़ा वॉर। बीजेपी का विपक्ष पर हमला, कहा नहीं चाहिए बुआ बबुआ। और जम्मू कश्मीर में अगले साल हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। देश में राजनीतिक घमासान से जुड़ी तमाम अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच आज यूपी की विधानसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा होने की संभावना है। इसके लिए जयंत चौधरी आज लखनऊ में अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात कर सकते हैं। 7 दिसंबर को मेरठ में साझा रैली से पहले दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर लगाने की संभावना है। यूपी विधानसभा चुनाव में चंद महीने शेष हैं, ऐसे में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में जुट गई है। इस बीच राज्य में सॉन्ग वर्सेस सॉन्ग की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी खेला हुए खदेड़ा हुए की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी विपक्षियों को 2022 की चिंता छोड़कर 2027 की तैयारी करने को कह रही है। यूपी में पहले विधानसभा चुनाव होंगे और इसके बाद ही बोर्ड के एग्जाम होंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बोर्ड परीक्षा को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी विधानसभा चुनाव की तिथियां डिक्लेयर होंगी, उसके बाद ही बोर्ड परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुआ नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता में बाबा ही चाहिए। राजनाथ सिंह यूपी के जौनपुर में काशी क्षेत्र के 16 जिलों के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 2022 के चुनाव में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को कोरोना काल वाले होम आइसोलेशन में भेजना है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशान साधा है। स्वतंत्र देव ने ट्वीट किया कि हरे, पीले, नीले चाहे जितने डिब्बे जोड़ लो, यदि इंजन ही बेकार है तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार भारी बहुमत के साथ मजबूती से लौट रही है। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद बीजेपी अब किसानों की नाराजगी पूरी तरह से दूर कर देना चाहती है। पार्टी आज वाराणसी में 700 ट्रैक्टरों की रैली निकालेगी और खाट चौपाल कार्यक्रम का आयोजन करेगी। बीजेपी इस दौरान 5000 किसानों को भी सम्मानित करेगी। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान सम्मान चौपाल में शामिल होंगे। पंजाब में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवगठित पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का गठबंधन तय है। सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी इसलिए बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर जायजा ले रही है। जिस इलाके में पार्टी की पकड़ कमजोर होगी वहां से कैप्टन की पार्टी को टिकट दिया जा सकता है। चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिल्ली में मंथन किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी ने उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।
जम्मू कश्मीर में अगले साल अमरनाथ यात्रा से पहले ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में नए विधानसभा सीटों से संबंधित अपनी मसौदा रिपोर्ट तैयार कर ली है। केंद्र सरकार ने परिसीमन होने के बाद जल्द ही चुनाव कराए जाने की बात कही है। विपक्षी दल भी राज्य में जोर शोर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम का कब होगा लोकार्पण? गैस का गुब्बारा फटने से कहां हुआ हादसा? खौलते तेल में कहां 7 मजदूर झुलसे? कहां कांग्रेस पर लगा पार्टी दफ्तर का किराया डकारने का आरोप? राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। सीएम योगी ने कल काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निरीक्षण किया और अफसरों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ परिसर में पैदल घूमकर निर्माण कार्य के प्रगति का जायजा लिया। पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में और 29 नवंबर को देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति आज शाम परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के नेताओं को लगता है कानून का कोई खौफ नहीं है। वे खुलेआम अवैध हथियारों से फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये तस्वीर सामने आने पर आरोपी नेता अर्चोल हक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के फतेहपुर में सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान गैस का गुब्बारा फटने से 4 बच्चे झुलस गए। ये पूरा हादसा वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। हादसे के दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और जिले के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। यह हादसा आयोजकों की लापरवाही और बच्चों के गुब्बारों की छीना झपटी के दौरान हुआ। यूपी के कानपुर में खौलते तेल की चपेट में आकर 7 मजदूर झुलस गए। घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र में एक एग्रो फार्मा कंपनी की है। यहां कढ़ाओं में भरा तेल ज्यादा गर्म हो गया, जिसके चलते आग लग गई। इस दौरान वहां काम कर रहे 7 मजदूर झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के गोरखपुर में जिस इनकम के भरोसे बुजुर्ग ने बेटी की शादी कराने का निर्णय लिया था, उस पैसे को कांग्रेस पार्टी डकार गई। ट्रांसपोर्ट नगर के रहने वाले राजमन राय ने 2019 में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान को पार्टी दफ्तर खोलने के लिए अपना घर किराए पर दिया था, लेकिन उन्हें अब तक एक भी पैसा नहीं मिला। पार्टी पर किराए के करीब 4 लाख रुपए बाकी है। तेलंगाना पुलिस ने यूपी और दिल्ली पुलिस की मदद से नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सेक्टर 63 में छापेमारी करके 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर के जरिए तेलंगाना के लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। हैदराबाद में एक पिता की हैवानियत का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो खुद पिता ने रिकॉर्ड कराया है। आसपास के लोगों ने बेटे की शरारत की शिकायत की थी। इससे नाराज पिता ने डंडे से अपने छोटे से बेटे की जमकर पिटाई की। बच्चे के पिता और मां दोनों नौकरी करते हैं। बच्चे की मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पर्यटकों के लिए आगरा में ताजमहल की टिकट विंडो खुल गई है। पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एएसआई ने ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर एक विंडो खोल दिया है। यह सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। इधर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की 7 करोड़ की नकली नोट की साजिश का किसने किया पर्दाफाश? ताइवान को न्योते से क्यों आग बबूला है चीन? युवा डॉक्टर की तालिबान ने क्यों ले ली जान? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। भारत के खिलाफ आतंक की साजिश रचने वाले पाकिस्तान के 7 करोड़ के नकली नोटों वाली बड़ी साजिश का ढाका पुलिस ने खुलासा किया है। ढाका पुलिस ने एक घर में जमीन के अंदर तहखाने में छिपाए गए पाकिस्तान में बने 7 करोड़ से अधिक नकली रुपए के साथ 2 लोगों अबू तलब और फातिमा को गिरफ्तार किया है। 7 करोड़ भारतीय नकली नोट पाकिस्तान से होकर श्रीलंका के रास्ते भारत आने वाले थे। ताइवान को बुलाने पर रूस और चीन ने अमेरिका के लोकतंत्र सम्मेलन के विचार को खारिज कर दिया है। ताइवान को बुलाने पर आग बबूला हुए चीन ने अमेरिका की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नई विभाजन रेखा खिंच जाएगी। ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है। अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान के दौरे पर है। चीन से तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी आज मिस्र के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे वहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी आज से 2 दिसंबर तक काहिरा में होने वाले मिस्र वायु शक्ति संगोष्ठी और मिस्र रक्षा प्रदर्शनी में शामिल होंगे। वायुसेना प्रमुख की मिस्र यात्रा से सशस्त्र बलों के साथ संबंधों को मजबूती मिलेगी। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे के बाद चीन को मिर्ची लगी है। ताइवान को डराने के लिए चालबाज चीन ने अपने कई लड़ाकू विमान भेज दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 110 से अधिक देशों को 9 और 10 दिसंबर को होने वाले समिट ऑफ डेमोक्रेसीज में शामिल होने का न्योता दिया है। इसमें ताइवान को बुलाने से चीन भड़का हुआ है।
अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ एक बार फिर से तालिबान का सबसे क्रूर चेहरा दिखाई दिया, जब हेरात प्रांत में एक चेक पॉइंट पर एक युवा डॉक्टर के नहीं रुकने पर तालिबानी लड़ाकों ने गोली मारकर डॉक्टर की हत्या कर दी। मृतक डॉक्टर की पहचान 33 साल अमरुद्दीन नूरी के रूप में हुई है, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। तालिबान पर राज कर रहे सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे तालिबानी नेता पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जिहाद यूनिवर्सिटी की देन है। पाकिस्तान के दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा के प्रशासकों ने कहा, हमें गर्व महसूस होता है कि अफगानिस्तान में हमारे छात्रों ने पहले सोवियत संघ को तोड़ा और फिर अफगानिस्तान से अमेरिका को भी बोरिया बिस्तर बांध कर भेज दिया। अपनी जान जोखिम में डालकर अवैध रूप से भूमध्य सागर होकर जा रहे 400 से अधिक प्रवासियों को गैर सरकारी संगठन सी वॉच ने रेस्क्यू कर सुरक्षित ऑगस्टा की सिसली बंदरगाह पर उतार लिया। रेस्क्यू किए गए 461 लोगों में 178 नाबालिग हैं। बचाए गए सभी लोगों की सिसिली में कोरोना संक्रमण की जांच की गई। ईरान की राजधानी तेहरान से 340 किलोमीटर दूर इस्फहान में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। द एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूखे की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे 500 के करीब प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां दागनी पड़ी। कई प्रदर्शनकारी खून से लथपथ दिखाई दिए। चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए जापान आत्मरक्षा के लिए अपनी सैन्य ताकत मजबूत करने में जुटा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि जापान के आसपास सुरक्षा स्थिति तेजी से बदल रही है और पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री ने सैन्य समीक्षा के बाद दुश्मन के ठिकाने पर हमला करने की क्षमता हासिल करने समेत सभी विकल्पों पर विचार करने का अपना संकल्प दोहराया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।